नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्केड वेब में। आज के अपने इस चैप्टर में भूगोल का सामान्य चैप्टर है ब्रह्मांड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की अवधारणा, सर्वप्रथम ब्रह्मांड की अवधारणा दी थी निकोलस टोल्मी। निकोलस टोल्मी मिस्री यूनानी खगोल शास्त्री थे। निकोलस टोल्मी ने ब्रह्मांड की सर्वप्रथम उदाहरण दी थी। उनकी एक थ्योरी थी जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा इन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर अपने जो विचार रखे थे 140 ईस्वी में। निकोलस टोल्मी के अनुसार ब्रह्मांड उस समय सिर्फ एक पृथ्वी पर केंद्रित था। पृथ्वी पर केंद्रित। उस समय निकोलस टोल्मी को इतना पता नहीं था, वो इतनी खोज नहीं कर पाए थे कि ब्रह्मांड में क्या क्या है। उनको यही पता था कि पृथ्वी इसका केंद्र है। जैसे अपन समझ सकते हैं, पृथ्वी ये है पृथ्वी। इनके अनुसार पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और ये इनके चक्कर लगा रहे हैं बाकी ग्रह तारे। यानी कि उनके अनुसार उस टाइम पे थ्योरी थी कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सारे ग्रह और सूर्य तारे सभी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये उदाहरण रही 1543 तक। जब तक उनके विचारों से खोज हुई, उनको यही लगा कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। यह उदाहरण आ रही थी 1543 तक। 1543 ईस्वी तक पूरी दुनिया को यही पता था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। अब इस चीज़ का खंडन होता है 1543 में। उस टाइम पे सारी दुनिया ये समझती थी कि पूरी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। पंद्रह सौ तियालीस ईस्वी 1543 में एक वैज्ञानिक आते हैं पोलैंड। पोलैंड निवासी वैज्ञानिक थे ये पोलैंड के। पोलैंड एक देश है। इनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी।
इन्होंने एक अवधारणा दी, अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। देखो, इसने निकोलस टोलेमी की अवधारणा को बदल दिया। इनके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इन्होंने टोलेमी की जो पृथ्वी केंद्र में थी उस अवधारणा को बदल दिया। अब पूरी दुनिया में एक नई खोज थी कि पृथ्वी इसका सेंटर नहीं है, ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड का सेंटर है सूर्य। सूर्य के चक्कर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी, अन्य तारे सारे सूर्य के परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि कोपरनिकस ने अभी तक ब्रह्मांड को सिर्फ सौर मंडल तक ही सोच रखा था। उनके अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ सौर मंडल तक सीमित था। पूरा ब्रह्मांड सौर मंडल तक सीमित। उनके अनुसार अभी गैलेक्सियां, कितनी गैलेक्सियां, इतना खोज नहीं कर पाए थे। कोपरनिकस ने यही माना कि अभी तक सौर मंडल ही पूरा ब्रह्मांड है। कितनी गैलेक्सियां हैं, उसमें कितने तारे हैं, इतनी खोज अभी तक नहीं कर पाए थे। पूरी दुनिया को यही पता था कि जो आज अपन समझते हैं ब्रह्मांड, अपने को पता है ब्रह्मांड क्या है, उस बारे में कोपरनिकस ने और टोलेमी ने अभी तक 1543 तक दुनिया को इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं था। साइंस खोज जारी थी। 1543 के बाद में एक नए वैज्ञानिक आते हैं 1805 में। 1805 ईस्वी में। पंद्रह सौ 43 से लेकर 1805 तक दुनिया में यही अवधारणा बनी रही कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह और तारे इसके चक्कर लगा रहे हैं। उनको यही पता था कि सौर मंडल ही पूरा ब्रह्मांड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1805 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक इनका नाम था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल
विलियम हर्शेल ने गैलेक्सी की खोज की। गैलेक्सी की खोज। विलियम हर्शेल ने उस अवधारणा को बदल दिया कि सूर्य परिवार या सौरमंडल ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है। सौरमंडल को ब्रह्मांड की जो अवधारणा थी उसको विलियम हर्शेल ने पूरी तरह बदल दिया। उनके अनुसार सौरमंडल के बाहर भी दुनिया है। उन्होंने गैलेक्सी की खोज की, दूरबीन के द्वारा खोज की थी उन्होंने, दूरबीन के द्वारा खोज की थी गैलेक्सी की। विलियम हर्शेल को एक और क्रेडिट जाता है, उन्होंने अरुण ग्रह की खोज की थी। (1781) में। यूरेनस ग्रह की खोज का क्रेडिट भी विलियम हर्शेल को जाते हैं, ब्रिटेन के वैज्ञानिक। चलो ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा, आकाशगंगा। अब सभी के मन में एक विचार आता है कि मान लो जितनी आकाशगंगाएं हैं तो ब्रह्मांड भी तो कुछ चीज़ होगी। ब्रह्मांड क्या है? ये आकाशगंगाएं कहाँ तक फैली हुई है? ब्रह्मांड कितना विस्तारित है? एडविन पी हब्बल 1925 में वैज्ञानिक थे। 1925 एडविन पी हब्बल अमेरिकन थे। यूएसए। एडविन पी हब्बल ने दूरबीन की सहायता से पूरे ब्रह्मांड को देखने की कोशिश की कि ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है। जैसे पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी 12,700 किलोमीटर इसका जो व्यास है, वैसे ही हमको इसके बारे में भी जानने की इच्छा होगी कि हमारी गैलेक्सी कितनी है और गैलेक्सियाँ अगर इस ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड कितना विस्तारित है। वैसे तो ब्रह्मांड अनंत होता है, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन एडविन पी हब्बल ने
ब्रह्मांड का भी अनुमानित विस्तार पता कर लिया है। जैसे पृथ्वी का व्यास कितना है? ये पृथ्वी है। जैसे दो व्यास हैं पृथ्वी के, एक ध्रुवीय और एक भूमध्य रेखीय। 12,743 अपन ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास की बात कर रहे हैं। तो जब 12,700 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है, तो ब्रह्मांड का भी तो कुछ व्यास होगा। भाई ब्रह्मांड की इतनी खोजी हुई है, तो ब्रह्मांड कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, इसका व्यास कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है। तो अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन पी हब्बल ने इसके बारे में अनुमानित व्यास बताया है। ब्रह्मांड का व्यास है 250 प्रकाश वर्ष, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष के बारे में अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है ये, इसको करोड़ों अरबों में नहीं लिख सकते। जैसे पृथ्वी का लिख दिया 12,700 किलोमीटर है, 12,743 किलोमीटर है। अब सोचो जब पृथ्वी का 12,700 हो तो ब्रह्मांड, तारे, गैलेक्सियाँ, तो ब्रह्मांड की कितनी होगी? तो 250 करोड़ ये अलग परिभाषा है और प्रकाश वर्ष अलग परिभाषा है। 250 करोड़ तो आपके समझ में आ रहा होगा, प्रकाश वर्ष अलग चीज़ है। प्रकाश वर्ष को अगले चैप्टर में बताएंगे। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। ये अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है, क्योंकि उससे पहले भी 3 अवधारणाएं बदल चुकी है। जैसे टोल्मी ने बदली, फिर कोपरनिक्स ने और एडविन पी हब्बल। तो इसकी अनुमानित लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका व्यास ब्रह्मांड का अनुमानित बता रहे हैं, और यही लगभग मान्य है। ब्रह्मांड का जन्म या ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? कॉस्मोस। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष जो दूरी बनी, वो क्यों बनी? इतनी गैलेक्सियाँ कैसे बनी? इतने तारे, इतने ग्रह? इसके बारे में एक सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। ब्रुसेल्स, राजधानी है बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं जॉर्ज वेल टेमियर। जॉर्ज वेल टेमियर
ऐसे तो ब्रह्मांड की निर्माण के बारे में अलग अलग कई अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है बिग बैंग सिद्धांत, जो जॉर्ज वेल्टेमर ब्रुसेल्स वैज्ञानिक ने एक अवधारणा दी थी। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सियाँ कैसे बनी, तारे कैसे बने और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये सब जॉर्ज वेल्टेमर ब्रुसेल्स के वैज्ञानिक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। यह सर्वमान्य अवधारणा है। इसके अलावा और भी अवधारणाएं हैं, उसके बारे में अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी। तो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, जो आज इतनी गैलेक्सियां हैं, वो एक विशालकाय अग्निपिंड था। विशालकाय अग्निपिंड। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ, सभी गैलेक्सियाँ मिलकर एक पूरा का पूरा विशालकाय, यानी कि सोच सकते हो आप 250 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना एक क्षेत्र व्यास वाला, जितना 250 करोड़ 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, जितना व्यास का अगर कोई एरिया, इसके अंदर एक विशालकाय क्या था, अग्निपिंड था। इसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि ये पूरे ब्रह्मांड का जन्मदाता था। विशालकाय पिंड में एक विस्फोट होता है, यानी कि ये पिंड है, तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन गए, विस्फोट होता है। अब जो ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, इसको हम तारे, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह या कुछ एस्ट्रॉइड नहीं मान सकते। ये बने थे उस टाइम पे, कितने टाइम पहले, लगभग अनुमानित है 15 अरब वर्ष पहले। जो बिग बैंग की घटना हुई थी, जो इस विशालकाय अग्नि पिंड में विस्फोट हुआ था, वो लगभग 15 अरब वर्ष पहले की घटना है। इसको 15 बिलियन वर्ष भी कह सकते हैं। 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है, यानी कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। ठीक है दोस्तों, विस्फोट से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। अभी तक सूर्य मतलब तारे, अभी तक कोई तारे का निर्माण नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ आकाशगंगाओं का निर्माण होता है।
ये आकाशगंगा है। अब इसमें फिर एक विस्फोट होता है, क्योंकि ये भी एक अग्नि का विशाल पिंड है। अभी तक ऐसी अरबों गैलेक्सियां बन चुकी थी। अब इसमें सभी गैलेक्सियों में विस्फोट होते हैं, तो उससे होते हैं तारों का निर्माण होता है। गैलेक्सी में विस्फोट से तारों का निर्माण, यानी कि यह श्रृंखला चलती रही। पहले विशालकाय अग्निपिंड में विस्फोट होता है, उसके बाद में गैलेक्सी में विस्फोट होता है, तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार है। विशालकाय अग्निपिंड से सबसे पहले आकाशगंगाएं बनती है, और उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं आकाशगंगा के। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारों का निर्माण होता है, तो उसके बाद में विस्फोट अभी भी यहाँ नहीं रुकता है। तारा खुद एक पावर हब होता है, यानी कि इसके अंदर खुद की एनर्जी होती है। तारों का फिर से विस्फोट होता है। ये तारा फिर से विस्फोट होता है, तो इसके अंदर असंख्य ग्रह व उपग्रह बनते हैं। तो इस तरह बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक श्रृंखला बन जाती है जो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। लगभग 15 अरब साल पहले की एक घटना है जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब हम आते हैं गैलेक्सी के बारे में। आकाशगंगा। गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं 100 अरब। सौ अरब गैलेक्सियां, 100 अरब गैलेक्सियां। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब गैलेक्सियां हैं। इसको हम 100 अरब 100 बिलियन भी लिख सकते हैं। इसका एक मैट्रिक संकेत बनाया गया 10 की घात 11 गैलेक्सियां।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियाँ, 100 अरब गैलेक्सियाँ, 100 बिलियन गैलेक्सियाँ, या 10⁻11 गैलेक्सियाँ। हर गैलेक्सी में एक केंद्रीय बल्ज होता है। एक गैलेक्सी है तो इसमें एक सेंटर होता है। ब्रह्मांड का एक नियम है, कोई भी एस्ट्रॉइड, कोई भी गैलेक्सी, कोई भी तारा, उसमें सेंटर या गुरुत्वाकर्षण जरूर पाया जाता है। उसी के चक्कर से घूर्णन और परिक्रमण गति होती है। इसको केंद्रीय बल्ज कहते हैं, केंद्रीय बल्ज। इसी पे पूरी मंदाग्नि अपने आकाशगंगा का नाम है, सभी गैलेक्सियों का एक केंद्रीय बल्ज होता है, जिसके चारों तरफ उसी के तारे, अपनी जो गैलेक्सी की गुरुत्वाकर्षण में जो तारे आते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। यानी कि एक गैलेक्सी में असंख्य तारे होते हैं। अनुमानित कर लिया गया है जैसे गैलेक्सी में असंख्य तारे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं। कितनी गैलेक्सियां थी? 100 अरब गैलेक्सियां। एक गैलेक्सी में एक आकाशगंगा कह सकते हो आप उसको, आकाशगंगा। एक आकाशगंगा में होते हैं 100 अरब तारे। सेम संख्या है। एक ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां होती है